अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 5। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। साथ ही मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, और ये भी बताएं कि इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये नावल आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम इस नावल को शुरू करते हैं। साहब जी, वो आपकी कैसल में मीडिया वाले ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। जावियान मलिक कल रात से ही सिया हवेली में था और रात से ही वो अपने मखसूस कमरे में बैठा जरलीन शाह की यादों में खो चुका था। मगर सुबह जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसे ये खबर सुनने को मिल गई। क्या मीडिया वाले वो कैसे आ सकते हैं जावियान के कैसल में। जावियान मलिक की बजाय हॉल में बैठी शास्मीन बेगम एक झटके से बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। उन्हें एकदम से अपनी रेपुटेशन की फिक्र हुई। वो अंदर तो नहीं गए अभी तक। जावियान ने अपनी खुली शर्ट के बटन बंद करते पूछा। साहब जी, वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। गेट मैन के बताने पर जावियान और शास्मीन बेगम एक साथ कैसल की जानिब बढ़े, जबकि जावियान को ये समझ ना आई कि मीडिया उसके कैसल में क्यों आई और क्या लेने आई। आखिर किसने भेजा होगा मीडिया को। उसका दिमाग ये सब सोच ही रहा था जब अचानक से उसके जहन में बादशाह के बोले गए अल्फाज गूंजे। वही तो उसे गैर लड़कियों के साथ रात गुजारने का ताना दे रहा था। कहीं उसने तो नहीं मीडिया वालों को जानबूझकर जावियान के कैसल भेजा ताकि उन लोगों की इंसल्ट हो और शोबीस में उसकी माँ की रेपुटेशन भी ख़राब हो जाए। जावियान के कैसल में रात को क्या होता था कोई नहीं जानता था सिवाय उसकी मुलाजमा और उसके पेरेंट्स के। लेकिन ये बात मीडिया तक कौन पहुँचा सकता है। जबकि दूसरी जानिब उसे एक और फिक्र ने आ घेरा कि वो लड़की मशाइम, वो तो अभी तक उसके बेडरूम में होगी। अगर मीडिया वालों ने उसके कैसल में किसी लड़की को देख लिया तो वो न जाने बात का कैसा बतंगड़ बनाकर फैलाएंगे। वो दोनों माँ बेटा एक साथ कैसल की जानिब बढ़े जब अब्दार साहब भी ये खबर सुनकर वहां तक पहुंचे। फिर एक साथ उन्होंने देखा मीडिया वाले तो वॉचमैन के रोकने के बावजूद भी अंदर की जानिब बढ़ गए थे। जावियान भागने वाले अंदाज में अपने कैसल के अंदर रवाना हुआ। उसे डर था कोई मशायम को इस कैसल में ना देख ले। जबकि कल की रात पहली ऐसी रात थी जो जावियान मलिक की किसी लड़की के बगैर गुजरी थी। जावियान मलिक ने मीडिया वालों को पीछे करते जैसे ही कदम अंदर हॉल में रखे, उसी वक्त सामने खड़ी मशायम को देखकर उसका जिस्म जलते हुए शोलों की तरह भड़का। सामने हॉक बुत बनी मशायम को तड़की से देखते जावियान अगले ही लम्हे उसके बिल्कुल पास पहुंचकर उसे कर्ब से घूरता उसकी कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। मगर उसका ये अचानक किया रद्द अमल मीडिया वालों को एक नया रायता फैलाने का मौका दे गया। हे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जावियान मलिक अपने दांतों को पीसता उसकी नाजुक कलाई पर गिरफ्त मजीद तेज करता उसे खूंखार नज़रों से ऐसे घूरने लगा जैसे सालिम निगल जाएगा। जबकि मशायम तो इतने ज़्यादा लोगों को देखकर घबरा गई थी। वो मैं पानी। मशायम ने उसके सख्त तासुरात भरे चेहरे से नजरें चुराते हकलाते हुए कहा, तो जाविया ने अपनी नाक की नत्थे फुलाते इस बार खा जाने वाली नज़रों से थोड़ा दूर खड़ी मुलाजमा की जानिब देखा। जबकि अंदर आती शास्मीन बेगम उस खूबसूरत लड़की को इस वक्त जावियान के कैसल में देखकर काफ़ी हैरान हुई। वो इतना लापरवाह तो नहीं था, फिर उससे ये गलती कैसे हो सकती थी। जावियान मलिक, हम पूछना चाहते हैं ये लड़की कौन है। मीडिया वालों ने एक साथ सवालात की बारिश शुरू की। जहाँ तक हम जानते हैं आपके कैसल में आपके अलावा तो कोई नहीं रहता, फिर ये लड़की कौन है। क्या ये आपके साथ रहती है, और क्यों रहती है, कब से रहती है। एक के बाद एक एंकर बोलने लगा जब जावियान ने खून छलकाती नज़र से मशायम को देखते अगली नज़र अपनी माँ पर डाली, जो उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दे गई, जिसे कहना चाह रही हो तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे जावियान मलिक, कुछ बोले, हमारी आवाम आपके जवाब की मुंतजिर है। एंकर ने माइक का रुख जावियान की जानिब किया जब उसके माथे पर बेशुमार बल डले और उसका दिल चाहा बिना किसी का लिहाज किए बगैर इन सबको पीटना शुरू कर दे। एक मिनट रुके। इससे पहले कोई और कुछ बोलता तभी शाहज़ीन बेगम अपनी ऊंची आवाज़ में बोलती रौब से चलती हुई कैमरे के सामने आ खड़ी हुई। पहली बात, आप लोग बिना इजाज़त किसी के घर कैसे आ सकते हैं। कड़े तेवरों से उन सबको देखती वह एबरोज खा गई जब 2 मिनट के लिए उन सब की ज़बानों पर कल्फ लगी। मैम, हमें बताया गया था कि जावियान मलिक एक प्ले बॉय है जो अपनी हर रात किसी लड़की के साथ गुजारते हैं। क्या ये बात सच है मैम। उनमें से कोई एक बोला जब शास्मीन बेगम के तासुरात तो नॉर्मल ही रहे, मगर जावियान के चेहरे पर मजीद तैश उमड़ आया। बादशाह उसे जलील करने के लिए ऐसा भी कर सकता था, वो बस सोच कर ही रह गया। आप सब ने जिस किसी से भी ये खबर सुनी है, ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
میڈیا کے کچھ لوگ شاید آگے بڑھتے ہوئے زاویان کے کمرے تک پہنچنا چاہتے تھے جب ابدار صاحب نے آگے ہوتے انہیں کنٹرول کیا۔ میم، آپ دنیا کی مشہور ایکٹریس ہیں، لیکن کیا آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکی؟ ہجوم میں موجود لڑکی نے بنا کچھ سوچے انہیں طنز کیا، جسے سنتے شاسمین بیگم نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا۔ آپ کون ہوتی ہے مجھے ٹونٹ کرنے والی؟ میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے انگلی اٹھانے کا، اور میرے خیال سے آپ سب کو اپنے سوالوں کا جواب مل چکا ہے، اب جائیں یہاں سے۔ خود پر ضبط کرتی ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی، مگر کیمرہ مین نے اب اپنے کیمرے کا رخ مشائم کی جانب کیا، جو پیچھے کی جانب ہوتی اپنے نقاب پر گرفت تیز کر گئی۔ لیکن میم، ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جو لڑکی زاویان ملک کے ساتھ کھڑی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہیں سچ میں آپ کے بیٹے کے ناجائز تعلقات تو نہیں ہے جسے آپ سب چھپا رہے ہیں؟ بات کے آخر پر زاویان ملک نے تندہی سے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی مٹھیوں کو زور سے میچ ڈالا۔ اس کے تاثرات غضبناک حد تک بگڑ گئے۔ اب تو شاسمین بیگم کو بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کس طرح اس بات پر پردہ ڈالے کہ ان کی ریپوٹیشن بھی خراب نہ ہو اور نیوز اینکر بھی مطمئن ہو جائے۔ انف از انف، بہت بول لیا آپ سب نے، اب صرف میری سنیں آپ لوگ۔ غصے میں چور چور ہوتے ابدار صاحب لمبے لمبے ڈگ بھر کر مشائم کے پاس آتے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گئے۔ یہ ہماری بہو ہے، میرے بیٹے کی پسند اور بیوی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ابدار صاحب ان سب کے سروں پر ہی ایک دم سے دھماکہ کر گئے۔ ان کے بولتے ہی ایک دم سے زاویان ملک نے دھک ہوتے مشائم کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑا، جبکہ مشائم نے نامعلوم نظریں اٹھا کر انجان پن سے ابدار صاحب کو دیکھا۔ لیکن جو حالت شاسمین بیگم کی تھی وہ تو چند ثانیے کے لیے دھک ہی رہ گئی تھی۔ سن لیا آپ سب نے، یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، اور رہی بات خفیہ شادی کی تو ابھی تک بس ان دونوں کا نکاح ہی ہوا ہے، مگر بہت جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ ابدار صاحب پرسکون لہجے میں یقین دہانی سے بولے تو پھر سے ایک اور سوال اٹھا، اگر ایسا ہے تو ان کے نکاح کی فوٹوز اور پیپرز ابھی تک میڈیا تک کیوں نہیں پہنچی؟ اور اس خفیہ نکاح کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی؟ نکاح خفیہ رکھنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا۔ ہماری بہو پردہ کرتی ہے اور ہم نہیں چاہتے وہ میڈیا کے سامنے آئے، مگر آپ نے آج زبردستی کیسل میں داخل ہو کر اچھا نہیں کیا۔ آپ سب کی تسلی کے لیے کل صبح ہی نکاح کی فوٹوز اور پیپرز اخباروں میں، نیوز چینل میں، ہر جگہ چھپ جائے گی۔ میرے خیال سے اب آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس بار ابدار صاحب کھڑک لہجے میں بولے تو سب اینکر اپنے کیمرے بند کرتے ان کے ہال سے نکلتے کیسل سے باہر چلے گئے۔ بابا، یہ سب کیا تھا؟ آپ نے کیوں بولا ایسا؟ ان کے جاتے ہی مشائم دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ جب زاویان آگ بگولا ہوتا ان کی جانب بڑھا تو کیا یہ بولتا، یہ لڑکی فقط تمہاری ضرورت کا سامان ہے؟ ابدار صاحب خون کھولتے لہجے میں بولے تو زاویان نے قرب سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زاویان ملک، اپنی حرکتوں کو سدھار لو اور چھوڑ دو ان کاموں کو۔ بابا، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، آپ نے اسے میری بیوی کیوں کہا؟ اور وہ نکاح ڈرامہ اور پکچرز کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک لمبا سانس ہوا میں کھینچتے ہوئے تحمل سے بولا، سمپل ہے، مولوی کو بلا کر تمہارا نکاح پڑھواؤں گا۔ ابدار صاحب کے سنجیدہ لہجے میں بولنے پر شاسمین بیگم اور زاویان ملک تو اچھل ہی پڑے۔ زاویان کے بابا، آپ ہی کیا بول رہے ہیں؟ اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی نوکرانی بھی نہ رکھوں جسے آپ میرے گھر کی بہو بنا رہے ہیں؟ شاسمین بیگم نے مشائم کو سوچتے ہی جھرجھری لی، کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ ابدار صاحب نے ایبرو اچکا کر ان کی جانب دیکھا۔ زاویان، تم لڑکی کو نکاح کا بتاؤ، ابھی کچھ وقت میں تم لوگوں کا نکاح ہوگا، میں مولوی صاحب کو اور فوٹوگرافرز کو بلوا کر لاتا ہوں۔ ابدار صاحب نے مصروف سے انداز میں بولتے جیب سے موبائل نکال کر مولوی صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ بابا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اٹل لہجے میں بولتے زاویان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم میرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے زاویان، پہلے ہی تمہاری ماں نے تمہیں بہت بگاڑ رکھا ہے، اب بہتر ہے چپ کر کے نکاح کرو اور اس لڑکی کو تیار کر کے باہر لاؤ۔ ابدار صاحب کا لہجہ سنگین ہوا جب زاویان ملک لمبے لمبے ڈگ لیتا طیش کے عالم میں کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اب انکار نہیں کر سکتا تھا، مسئلہ صرف اس کے بابا کا نہیں، اس کی ماں کی ریپوٹیشن کا بھی تھا۔ لیکن سوچوں میں ڈوبی شاسمین بیگم تو دنگ ہی تو رہ گئی تھی، یہ سب بھلا کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ ایک پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تھا؟ پھر اتنا زیادہ تماشا کیسے ہو گیا؟ دھڑلے سے دروازہ کھولتے زاویان ملک بھی پھیلی آگ کی طرح اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا مشائم زمین پر بیٹھی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ دیے شاید رو ہی رہی تھی۔ زاویان بنا اس کی حالت پر ترس کھانے کی بجائے سلگتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ کر بگڑے تیوروں سے اسے دیکھتا، تھوڑا سا جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بالکل سامنے کھڑا کر گیا، جبکہ اچانک اس افتاد پر مشائم کا سانس اس کے گلے میں اٹکنے لگا۔ اسے پہلے ہی زاویان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔
जबकि डरी सहमी एक नज़र उठाकर वो हिचकियों में रोती सिसकती हुई जावियान की जानिब देख गई, जिसकी सुरमई आंखें इस वक्त सुर्ख अंगारा हो गई। माथे की रगें तन गई, नाक की नथें गुस्से से फूल चुकी थी। उसके जल्लाद रूप को देखते मशायम फौरन से पहले अपनी नज़र झुका गई। क्यों की क्यों गई थी बाहर? किससे पूछ कर गई थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर कमरे से निकलने की? जहराना अंदाज में उसके बाजू को कुचलता वो इतनी तेज़ आवाज़ में दहाड़ा कि मशायम के रूठने तक का रोंगटे तक खड़े हो गए। थोड़ी बहुत जो हिम्मत थी वो भी उसकी दहाड़ पर ज़ाय हो गई। फ़ौरन से उसके आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। मैं लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोलती वो अब कांपना भी शुरू हो गई थी। वो मैं क्या लगा रखा है तुमने? काटदार लहजे में बोलते अपनी खून छलकाती नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। तो मशायम को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। पापा प्लीज़, मुझे मुझे अपने घर जाना है। इस वक्त मशायम को कुछ भी बोलना बेहद मुश्किल लगा। जब घर ही जाना था तो क्या लेने आई थी यहाँ? इस बार जावियान ने उसके बाजू को ज़ोर से झटकते अपने दर्द से फटते सर पर दोनों हाथ रख लिए। एक तरफ उसे अभी तक शनाया की फिक्र थी और दूसरी तरफ ये मुसीबत। मैं खुद नहीं आई यहाँ, सिसी करके रोते हुए आखिर मशायम ने बहुत हिम्मत से सच बोल ही डाला। अब चाहे उसके बाद वो औरत उसको मार ही क्यों न देती, मगर कम से कम उसकी इज्जत तो बच जाती। क्या तुम खुद नहीं आई तो फिर कौन लाया तुम यहाँ? उसकी बात सुनकर जावियान मलिक को एकदम से झटका ही तो लगा। उसके पास आने वाली हर लड़की अपनी मर्जी से आती थी, फिर ये इस तक कैसे पहुंच गई? नहीं, मुझे वो आपकी मुलाजमा लाई थी। नज़र ज़मीन पर गाड़ते अपनी हाथों की उंगलियों को मरोड़ते मशायम ने अपने आंसुओं का फंदा अपने गले में फंसता हुआ महसूस किया। जबकि इस बार जावियन को एक और झटका मिला, जिस पर उसने अपनी मुट्ठियों और अपने जबड़े को भींचते कोफ्त से अपनी आंखें घुमाई। कहाँ से आई हो तुम? मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? मुलाजमा को तो वो बाद में अच्छे से देख लेगा, मगर अभी वो मशायम को उसके घर भेजकर अपनी और उसकी जान छुड़वाना चाहता था। एक मिनट के लिए तो मशायम खामोश रही। उसे समझ न आई कि वो क्या जवाब दे। उसका तो कोई घर नहीं था, चची ने घर से निकाल दिया था और जहाँ जाना था उस रास्ते का भी पता नहीं था। ऐसे में अगर वो चची के घर भी जाती तो अभी तक अनाबिया की शादी चल रही होगी, जहाँ जाकर वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। मेरा कोई घर नहीं है। अपने दुपट्टे से अपनी नाक पोंछते मशायम ने अपनी बेबसी पर आंसुओं को फिर से सैलाब की सूरत में बहने दिया। उसे इस तरह रोते देख तो एक पल को जावियान के दिल में कुछ हुआ और तकरीबन 5 मिनट उनके दरमियान गहरी खामोशी छाई, जिसे जावियान मलिक की आवाज़ ने तोड़ा। निकाह करोगी मुझसे? इस सुकून भरी फिजा में जावियान मलिक की आवाज़ ने एकदम से तलातम बर्पा किया तो मशाइम ने बेयकीनी से उसी वक्त हैरतज़दा नज़रों से जावियान की जानिब देखा। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर वो थोड़ा पुरसुकून हुई थी, मगर अब जावियान के सवाल ने उसे पुरसुकून से एक पल में बेचैन किया। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकाह करोगी मुझसे? जाविया ने मगरूर भारी आवाज़ में बोलते दोबारा से अपने अल्फाज दोहराए, लेकिन मशायम तज़ब्ज़ब का शिकार होती ही मुस्तरब हुई। नहीं, मैं कैसे आप से निकाह कर सकती हूँ? मशाइम को समझ न आई कि वो अब क्या बोले। क्यों क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे निकाह? तुम्हारे सर पर छत नहीं है, मैं तुम्हें रहने के लिए अपना घर दूंगा। क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? जावियान साबिका लहजे में बोलता उसकी जानिब बढ़ा। न जाने क्यों मशाइम की शख्सियत उसे अपनी जानिब खींचने लगी। उसे हमदर्दी होने लगी थी उससे। मुझे घर नहीं, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। नम आँखों से उसकी जानिब देखती वो रात वाले मंजर को सोचते हुए बोली, तुम जैसे रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। तुम्हें घर भी मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और इज़्ज़त भी। तासिफाना लहजे में बोलते जाविया ने रुअबदार अंदाज में अपने हाथ पीछे कमर पर बांध लिए, जबकि मामूल की तरह गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में था। अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? तमहीद बांध कर पूछते उसने मुशायम के खूबसूरत चेहरे से बमुश्किल अपनी नज़रें हटाई। मैं करूँगी आपसे निकाह, मगर मेरी एक शर्त है। मुशायम पूरी तरह से अब खुद को महफूज महसूस करने लगी। उसकी डिमांड रखने पर जाविया ने एब्रो उचकाकर हज़ियानी अंदाज में उससे देखा। बोलो क्या शर्त है? एकदम सादे लहजे में जवाब आया। कहीं न कहीं जावियान के लहजे में मशायम के लिए अफसोस छुपा था। वो तो अच्छा था उसे हवेली जाना पड़ गया, वरना वो बगैर मशायम की सुने अपनी तलब पूरी कर लेता। निकाह के बाद आप मेरे करीब नहीं आएंगे? उसकी टिपिकल शर्त रखने पर जावियान ने हंकारा भरा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अपना हुलिया ठीक करो और निकाह के लिए बाहर आ जाओ। जावियान को खुद ना समझ आई कि वो उसकी सारी बातें मान क्यों रहा है, इसलिए अब मज़ीद कोई बात किए बगैर वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद मशायम के बाहर आते ही शास्मीन बेगम के लाख इख्तलाफ करने के बावजूद भी
उन दोनों का निकाह हो गया, जबकि निकाह से 10 मिनट पहले शनाया और शहज़ल भी जावियान के कैसल आ चुके थे। मगर निकाह और फ़ोटोशूट होते ही जावियान अपनी गाड़ी की कीज़ पकड़ता बाहर की जानिब रवाना हो गया। दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई और अगला दिन आ गया। शनाया मलिक तो टेंशन की वजह से कहीं आजा भी नहीं रही थी, जबकि शहज़ल मलिक यूं नहीं चला आया। लेकिन अब फ्री लेक्चर में लाइब्रेरी आते उसने फर्स्ट टेबल पर ही नेहान को बेखबर बैठे पाया। उसके सामने किताब खुली पड़ी थी, उसकी नज़रें भी किताब पर थी, मगर उसकी सोचें कहीं और ही थी। वो एक बार फिर माजी की हसीन यादों में खो गई थी। वो सोच रही थी जब उसकी पहली बार जावियान मलिक से मुलाकात हुई थी। आह माजी, एक हसीन ख्वाब सा माजी। माजी हाल से गुजरती हुई नेहान मलिक किचन में जा रही थी जब अचानक से तेज से चलने की बदौलत उसका पैर कारपेट पर मुड़ा, लेकिन इससे पहले वो पीछे की जानिब होती गिर जाती। जब उसी वक्त जावियान मलिक ने अंदर आते जल्दी से उसे आगे होकर पकड़ते गिरने से बचाया, जबकि इस शख्स की कसरती बाजू में खुद को महसूस करते नेहान ने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने एक भारी जसामत वाले बेतहाशा वजीह मर्द को देखा। एक पल के लिए तो नेहान शाह उसकी सुरमई आंखों में ही खो गई। उसे तो वो शख्स यहाँ का नहीं बल्कि मिस्र का शहजादा लगा, जो गलती से यहाँ आ गया हो। आप ठीक है ना, चोट तो नहीं आई? नेहान शाह को ऊपर की जानिब करते अपना कोट सही करते जावियान ने फिक्रमंदी वाले लहजे में इस्तफसार इस्तफार इस्तफसार किया, मगर नेहान तो बेखुदी के आलम में उसकी पुरकशिश नखोश में ही खो गई। जब जावियान ने उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह के आगे चुटकी बजाई तो दोबारा से होश की दुनिया में वापस आई। आर यू ओके स्वीट गर्ल? जावियान ने मुस्कुराकर दोबारा से पूछा तो इस बार नेहान जज्बात में सर हिलाती उसकी दिलनशीन मुस्कुराहट में ही खो गई, जबकि जावियान प्रोफेशनल अंदाज में उसके बाजू को थपकता उसके पास से गुजर कर चला गया। मगर नेहान शाह उसी वक्त आंखें बंद करती अपने बाजू में मौजूद उसके हाथ के लम्स को और उसके मर्दाना परफ्यूम को अच्छे से महसूस करने लगी। दोबारा से इस मंजर को सोचते नेहान ने खुशी से चहकती हुई झरझरी लेती अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में घुमाती मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई किचन में दाखिल हुई। क्या हुआ नेहान, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? खैरियत तो है ना? किचन में बर्नल के पास खड़ी जरलीन ने मुड़कर उसकी जानिब देखते उसकी खुशी का जायजा लिया। अभी 2 दिन पहले ही तो वो तुर्की से वापस आई थी, सिर्फ जरलीन शाह अपनी बहन की मंगनी अटेंड करने के लिए। अपू, आपको कभी पहली नज़र का प्यार हुआ है? उस शख्स को अपने हवासों में सवार करती वो जरलीन से पूछने लगी, जबकि वो अभी तक जावियान मलिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हाँ हुआ है ना जावियान से, मगर मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी अब उनसे ही निस्बत तय हो रही है। चाय को कपों में डालते जरली ने जवाब दिया, हाय आपो, काश मैं आपको बता सकती कि मुझे भी पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। नेहान ने फ़कत धीमी आवाज़ में खुद कलामी की। अच्छा आपो जीजू से कब मिलवा रही हैं आप? नेहान को एकदम से याद आया, क्योंकि उसने अभी तक बस ज़बानी ही जावियान मलिक का नाम सुना था, कभी उसे देखा नहीं था। तुम कहती हो तो अभी मिलवा देती हूँ। क्या सच में आपू वो अभी आ जाएंगे मुझसे मिलने? नेहा सरकते दुपट्टे को दोबारा से सर पर सही करती मज़े से बोली। वो जरलीन शाह के अलावा किसी के साथ इतनी बातचीत नहीं करती थी। वो तो आ भी चुके हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं, आओ मेरे साथ मिल लो। कपों को ट्रे में रखते जरलीन ने मुड़कर नेहान की जानिब देखा तो वो खुश होती हुई अपने जीजू से मिलने के लिए गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई। क्या सोच कर मुस्कुराया जा रहा है? नेहान शाह को सोचों में डूबे मुस्कुराते देख शहज़ल मलिक उसके पास आकर बोला, तो नेहान शाह इसी वक्त माजी के खलिए से बाहर निकली और कड़वाहट भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हें मसला क्या है मेरे साथ? जहाँ देखो वहाँ आ जाते हो। नेहान शाह ने दांत पीसते कोफ्त से नज़रें घुमाते हुए कहा तो शहज़ल की बत्ती सी गहरी हुई। क्या करूँ, जहाँ जाता हूँ तुम पहले से ही मौजूद होती हो। शहज़ल ने लापरवाही से कंधे उचकाए जब नेहान ने फ़कत उसे घूरते बिना जवाब दिए नज़रें किताब पर जमा ली। बाय द वे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शहज़ल मलिक ने अज़ली लहजे में बोलते उसके पास खाली उसके पास खाली पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया। क्यों, पूरी लाइब्रेरी में जगह कम पड़ गई है क्या? निहान शाह ने एब्रोज काते तंजिया कहा तो 2 पल के लिए शहज़ल मलिक उसकी ब्लू ग्रेनिश आंखों में ही खो गया। आंखें इतनी खूबसूरत थी तो सोचो चेहरे का क्या मंजर होगा। इस लम्हे उसका शिद्दत से दिल चाहा वो निहान शाह का चेहरा देखे। जगह का तो नहीं पता, मगर कंपनी नहीं मिलेगी कहीं तुम्हारे जैसी। शहज़ल ज़ेरे लब बड़बड़ाया। बताओ, तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं बैठ जाऊँ? जानती हूँ कि अगर मना करूँगी फिर भी तुम बैठ जाओगे, तो फिर पूछने का तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हो?
एक एक लफ्ज़ को चबाते नेहा ने उसे इम्प्रेस होने पर मजबूर किया। आहा, काफ़ी जान गई हो तुम मुझे। बैग को टेबल पर रखते हुए फौरन से कुर्सी पर आ बैठा। ढीठ लोगों को परखने में मुझे सिर्फ एक लम्हा लगता है, तपे हुए लहजे में बोलती नेहा शाह। इसी वक्त वहाँ से उठकर ये जा वो जा हुई तो पीछे फैजल मलिक गहरा मुस्कुराता अपने बालों में हाथ फेरता उसकी पुश्त को देखने लगा। जावियान मलिक को बादशाह की कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें वो बता रहा था अगले 22 मिनट में वो शनाया मलिक को लेने सियाह हवेली आ रहा है, जिसकी वजह से गुस्से से चूर चूर होता जावियान गजबनाक डग भरता सीधा सियाह हवेली में दाखिल हुआ। उसने कल की सारी रात बाहर गुजारी थी और आज भी वो मशाइम को देखने नहीं गया। सियाह हवेली आते ही उसने मुलाजिम को कहकर सबको हॉल में आने का कहा और अगले 2 ही मिनट में घर के सब अफराद हॉल में मौजूद थे, सिवाय शहजल के जो यूं नहीं गया था, लेकिन अब छुट्टी का वक्त हो रहा था। शनाया मलिक काफ़ी डरी हुई और ख़ुद को हौसला देती हुई नीचे हॉल तक आई। पहली नज़र ही उसकी बरहम होते जावियान मलिक पर पड़ी, जो इस तरह की कैफियत में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। शनाया को सीढ़ियों के पास ही खड़े देखकर जावियान चलता चलता अपनी जगह रुका और अब अपने कदम शनाया की जानिब बढ़ा गया, जबकि शनाया ने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस किए नजरें फौरन से झुका ली। जब जावियान गुस्से के मिले जुले तासुरात में उसका बाजू पकड़ता उसे हॉल में लाता सोफे पर बिठा गया। शनाया, मेरी बात गौर से सुनना, इसके बाद फिर जो तुम्हारा फैसला होगा उसे ही तरजीह दी जाएगी, मगर मैं जो पूछूंगा वो सच सच बताना, समझ गई? शनाया के सामने खड़े होते दबे दबे लहजे को पुरसुकून करते हुए कहा तो शनाया के दिल में एकदम से डर बैठ गया। न जाने अब जावियान ने क्या पूछना था। जी भाई, बोले क्या बात है? खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल करती शनाया मलिक आरामदार लहजे में बोली तो जावियान ने एक लंबा सांस लेते बात का आगाज़ किया। बादशाह ने तुम्हें ट्रैप किया है? जावियान मलिक जांचते हुए लहजे में उसके पल में बदलते तासुरात को देखता शनाया मलिक को एक सेकंड के लिए धक कर गया। उसने नज़रें उठाकर जावियान के चेहरे की जानिब देखा तो उसका एक रंग आया और दूसरा गया। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया था, जबकि जावियान मलिक कल वाली ट्राउज़र शर्ट पहने रफ से हुलिये में भी काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। नफ़ी में गर्दन हिलाते शनाया ने अपने डर पर काबू पाते सफाई से झूठ बोल डाला। आपको ऐसा क्यों लगा? बादशाह ने बोला है क्या? शनाया को अचानक से खदशा लाहक हुआ कि बादशाह उसे बातों बातों में कोई बात तो नहीं लगा गया। जावियान को खामोश देख कर शनाया मलिक का सांस एक पल के लिए रुका। नहीं, उसने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें धमका रहा हो। शनाया, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है तो तुम बिना डरे मुझे बता दो। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी आंखों में आई सुर्खी को परा ढकेलते जावियान ने भड़कते गुस्से और तेज को काबू में करते सपाट लहजे में पूछा तो शनाया ने अपनी उंगलियों को मरोड़ा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरी तो उनसे कभी बात भी नहीं हुई। जावियान से नज़र चुराते शनाया ने साबिका लहजे में कहा तो उसी वक्त शहजल मलिक एंट्रेंस से अंदर हॉल में दाखिल हुआ तो शास्मीन बेगम ने दूर खड़ी मुलाजमा को शहजल के लिए पानी लाने को बोला। फिर शनाया, तुम बादशाह से निकाह के लिए राजी क्यों राजी हो गई? जावियान ने अपने इश्तियाल को काबू में करते एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो शनाया के गले में उभरती गिल्टी मालूम हुई। मैंने बताया है, मैं उनकी अकड़ तोड़ना चाहती हूँ, उनका गुरूर मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ, आपको बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे उनसे निकाह करना होगा। दबे दबे लहजे में बोलते शनाया ने अपने लफ्ज़ों से बादशाह के लिए नफरत जाहिर की तो शास्मीन बेगम ने अपनी पेशानी को मसला एक से बढ़कर एक मसला उनकी ज़िंदगी में आ रहा था, जबकि अब्दार साहब खामोश ही खड़े थे। शनाया, ये सब तुम क्यों करना चाहती हो? तुम जानती हो ना वो तुम्हें खून बहा के बदले में ले जा रहे हैं। वहाँ तुम्हारे साथ जो सलूक होगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मैं नहीं जानता तुम्हारी रजामंदी के पीछे क्या वजह है, मगर तुम बादशाह के घर उसकी रखेल बनकर जाओ, ये मुझे मंजूर नहीं। सर्द महरी से बोलते जावियान मलिक ने अटल फैसला सुनाया तो शनाया ने बेध्यानी में अपने निचले होठ को दांतों तले दबाया, जिसे जावियान मलिक ने बखूबी नोट किया। वो जब भी टेंस होती थी हमेशा अपने निचले होठ को जख्मी करती थी। भाई, क्या आपको लगता है जावियान मलिक की बहन, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, वो इतनी आसानी से उनके जुल्म सितम का निशाना बन जाएगी? भाई, वो मुझे क्या टॉर्चर करेंगे, मैं उन्हें दिन रात जलील करूँगी, उन्हें तिगनी का नाच नचवाऊंगी ताकि उन्हें अपने इस फैसले पर सिर्फ अफसोस हो। शनाया भी अटल लहजे में बोली, आखिर वो भी जावियान मलिक की बहन थी, दुश्मनों को खून के आंसू कैसे रुलाना है वो अच्छे से जानती थी।
شنایا تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب خون بہا ہی نہیں ہے تو بدلہ کیسا؟ بھائی یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے شنایا ملک ونی میں جائے گی۔ زاویان ملک کی بات کاٹتے اس نے اپنی بات جاری کی تو شاسمین بیگم اس بار شنایا کے پاس آتی اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر گئی۔ تم ونی میں نہیں جاؤ گی، سن لیا تم نے؟ جل کڑ کر بولتی وہ خوخار نظروں سے اسے گھورنے لگی تو شنایا نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ ماما میں ونی میں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شنایا اگر تم ان کے ساتھ گئی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ تندھی سے بولتے انہوں نے شنایا کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو زاویان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماما، شنایا بچی نہیں ہے، اپنا اچھا برا وہ اچھے سے جانتی ہے، بلا وجہ کسی اور کی وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب مت کرے۔ اگر یہ جانا چاہتی ہے، بالا شاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت ہے، ہم شنایا پر زبردستی نہیں کر سکتے، اسے پورا حق ہے اپنے بارے میں فیصلہ لینے کا۔ یہ صرف زاویان ملک ہی جانتا تھا اس نے کیسے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ اگر شنایا خود اس سے نکاح نہ کرنا چاہتی تو یہ کسی صورت اسے بالا شاہ کے حوالے نہ کرتا۔ زاویان ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بیٹی کمزور نہیں ہے، وہ ڈرتی نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی۔ ابدار صاحب نے آگے بڑھ کر شنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تو شنایا ایموشنل ہوتی ان کے سینے سے لپٹ گئی، جبکہ ابدار صاحب اور زاویان ملک دونوں ہی جانتے تھے بالا شاہ کو کہ وہ اپنے سے منسلک چیزوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے شاید تھوڑے پرسکون تھے۔ اور شہزل ملک اپنی بہن کو بہت اچھے سے جانتا تھا، جو لڑائی جھگڑوں میں تو ماہر تھی، بھلا اسے کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی سکتا تھا؟ بلکہ سفید حویلی والوں کو تو اب شنایا ملک کے قہر سے ڈرنا چاہیے، وہ آ رہی تھی شاہوں کی حویلی میں طوفان برپا کرنے۔ اس سے پہلے شاسمین بیگم مزید کوئی اعتراض کرتی اسی وقت باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی، جس کی وجہ سے وہ لوگ تقریباً ایک ساتھ باہر کی جانب بڑھے، سوائے شنایا ملک کے جو سمجھ چکی تھی یہ کس کی حرکت ہوگی، اس لیے وہیں کھڑی وہ خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی۔ انٹرس سے باہر نکلتے وہ لوگ گیٹ کے پاس آ کھڑے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطار میں 3-4 گاڑیاں فائرنگ کرتی ہوئی بحریہ ٹاؤن میں سیاہ حویلی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ تب ہی زاویان ملک نے غور سے پہلی گاڑی میں بیٹھے بالا شاہ کو دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ لوگ پورے راستے میں فائرنگ کرتے ہوئے آئے تھے، آخر دشمنوں کی بیٹی کو لینے آئے تھے، تھوڑا بہت جشن تو بنتا تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے بالا شاہ کی BMW جو سب سے آگے تھی وہ اچانک سے بریک لگاتی ان کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی، تو اسی لمحے زاویان ملک نے اپنی خون چھلکاتی نظروں سے اکیلے گاڑی میں بیٹھے بالا شاہ کو سخت نظروں سے گھورا۔ سالے صاحب، بارات کو اندر نہیں آنے دو گے یا یوں ہی ڈیرا لگائے کھڑے رہو گے؟ ونڈو سے تھوڑا سا منہ باہر نکالتے بالا شاہ نے کاٹدار لہجے میں اسے دیکھتے کہا تو زاویان نے کرب سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا، مگر اس کے ابلتے غصے کو دیکھتے ابدار صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سائیڈ پر ہوتے انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ تو پہلے بالا شاہ کی گاڑی، اس کے پیچھے التمش صاحب کی گاڑی جس میں اس کی چچی جان اور چچا جان بھی موجود تھے، اور اس کے پیچھے 2 ملازموں کی گاڑیاں اندر داخل ہوئی جو وقفے وقفے سے فائر کر رہے تھے، جبکہ شہزل ملک تو آنے والے لوگوں میں شاید نیہان شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا جو آئی ہی نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے فرنٹ ڈور کھولتے بالا شاہ باہر نکلتا اپنی کالی شلوار قمیص پر آئی شکن کو دور کرنے کے لیے قمیض کو جھاڑتا، کندھوں میں پھیلائی سفید چادر کو بے حد مغروری انداز میں آگے کی جانب کرتا، اس کا ایک سائیڈ کا پلو دوسرے کندھے پر اوڑھتا اور رعبدار چال چلتا ہوا سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی تیکھی مسکراہٹ لیے زاویان ملک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کے یہاں کیا مہمانوں کا استقبال نہیں کیا جاتا؟ چچی جان گاڑی سے باہر نکلتی ان سب کی آگ بگولا اور اترے ہوئے چہروں کی جانب دیکھتی ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولی تو شاسمین بیگم نے تندہی میں انہیں اپنی نظروں سے گھورا، اور آپ کے یہاں کیا مہمان ایسے آتے ہیں؟ شاسمین بیگم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، جبکہ بالاج اور زاویان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے سالم نگل جائیں گے۔ بالکل، ہمارے یہاں تو بارات ایسے ہی لائی جاتی ہے، فائرنگ کرتے ہوئے، چچی جان نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے ہمیں یہاں سے ہی نکاح پڑھوا کر شنایا کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ بالا شاہ اب زاویان ملک کو فرصت سے نظر انداز کرتا ابدار صاحب کی جانب دیکھ کر طنزیہ بولا تو انہوں نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا بولا۔ اندر آئے اور عزت سے لے کر جائیں میری بیٹی کو۔ ابدار صاحب آرام دہ لہجے میں بولے تو بالا شاہ، اس کا باپ اور اس کا چچا
اندر کی جانب بڑھے۔ بے عزت لوگ عزت کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، وہ کیا ہے نا عزت آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ چچی جان شاسمین بیگم کے تھوڑا قریب ہو کر سرگوشی نما بولی اور فوراً سے پہلے اندر کی جانب بڑھی، جبکہ جنگلی بلی کی طرح شاسمین بیگم ابھی ان کے پیچھے لپکتی۔ اس سے پہلے ہی ابدار صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے انہیں پرسکون رہنے کا کہا اور وہ سب بھی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مگر ہال میں یہاں وہاں چکر کاٹتی شنایا انٹرسٹ سے اندر آتے بالا شاہ کو دیکھتی اپنے چلتے قدم وہیں پر روک گئی، جبکہ سرد چہرے پر بے حد بگڑے تاثرات لیے بالا شاہ نے خون بہاتی نظر سے شنایا ملک کو سر تا پیر دیکھا، جو بلو جینس پر بیبی پنک ٹاپ پہنے، بالوں کی ٹیل پونی کیے، دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کی غیر آرام دہ ڈریسنگ دیکھتے بالا شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لیتا اس کی جانب بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے اپنے قریب کر گیا۔ جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، تم بہت جلد اب تم شنایا ملک سے شنایا بالا شاہ بننے والی ہو اور شاہ خاندان کی عورتوں کو زیب نہیں دیتا وہ ایسے بےہودہ کپڑے پہنے۔ میں دوبارہ کبھی تمہیں ایسے بے ڈھنگ کپڑوں میں نہ دیکھوں، سمجھ گئی تم؟ زہر خندی سے اسے دیکھتا وہ دبے لہجے میں گھررا کر بولا تو اس کی بات سنتے ہی شنایا ملک اپنا بازو جھٹکتی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا گئی۔ سید بالاج التمش شاہ، میں ابھی آپ کی بیوی نہیں ہوئی، اس لیے میرا جو دل چاہے گا میں پہنوں گی اور کروں گی۔ کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے جو شنایا ملک پر روک ٹوک کر سکے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی شنایا ملک اپنے لفظوں سے بالا شاہ کو سلگنے پر مجبور کر گئی۔ زاویان ملک ان کے درمیان میں آتا کھا جانے والی نظر سے بالا شاہ کو گھور گیا۔ اپنی حد میں رہ بالا شاہ، بھول مت میرے گھر کھڑا ہے تو۔ زاویان دانت پیس کر بولا، جبکہ اتنی دیر میں التمش صاحب کے بلائے مولوی صاحب بھی وقت پر آ گئے۔ البتہ اس کی بات پر بالا شاہ نے ایک زبردست قہقہا لگایا، تو بھول گیا ہے تیرے گھر نہیں اپنے سسر کے گھر کھڑا ہوں، اور اگر تیری اجازت ہو تو کیا اب میں تیری بہن کو اپنے نام کر لوں؟ بالا شاہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تاکہ اپنی بہن کے ذکر پر زاویان ملک کا انگ انگ جل اٹھے۔ پھر زاویان ملک اپنے غصے کو ضبط کرتا مولوی صاحب کو بٹھاتا نکاح شروع کرنے کا بول گیا۔ بالا شاہ چچی جان کے پاس آتا اپنی ماں کی دی ہوئی لال نیٹ کی چنری ان کے بیگ سے لیتا چلتا ہوا شنایا کے پاس آیا اور اگلے ہی لمحے اسے صوفے پر بٹھاتا وہ اپنی ہونے والی عزت کے سر پر دوپٹے کو کھول کر اچھے سے اڑا گیا۔ یہ ہمارے گھر کا رواج ہے، یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بالا شاہ بولا تو شنایا نے نظریں اٹھا کر نیٹ کے دوپٹے سے ہی بالا شاہ کے کشش سے بھرے چہرے کی جانب دیکھا۔ بالا شاہ کچھ فاصلے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، جب سب کی رضامندی ظاہر کرنے پر ان کا نکاح شروع ہوا۔ شنایا ملک بنت ابدار ملک، کیا آپ کو بالا شاہ ولد التمش شاہ کے ساتھ بروقت 50 لاکھ سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو شنایا ملک کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی، جبکہ چچی جان اس کا حق مہر سن کر جیسے دھک سی رہ گئی۔ 2 منٹ مکمل خاموشی چھائی، جسے بالآخر شنایا کی آواز نے توڑ ہی ڈالا۔ جی قبول ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالا شاہ آپ کا جینا حرام کر دوں گی، آپ پچھتائیں گے مجھے پا کر۔ شنایا نے دھیمی آواز میں نکاح قبول کیا تو زاویان ملک نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ملک خاندان کے لیے یہ لمحہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تو اس بار اس کی آنکھیں نم ہوتی پانی سے بھر گئی۔ جی قبول ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالا شاہ آپ کی عزت، نام اور رتبے کو میں مٹی میں ملا دوں گی۔ شاسمین بیگم سے رہا نہیں گیا، ان کا دل تکلیف سے بھرا اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار شنایا ملک پوری طرح ٹوٹی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک دم سے بہنا شروع ہو گئی۔ جی قبول ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالا شاہ اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کر کے میں آپ کی زندگی تباہ کر کے چلی جاؤں گی۔ 3 دفعہ قبول ہے بول کر اپنی رضامندی ظاہر کرتی شنایا ملک اب شنایا بالا شاہ ہو گئی۔ پھر مولوی صاحب نے بالا شاہ سے رضامندی لی۔ بالا شاہ ولد التمش شاہ، کیا آپ کو شنایا ملک بنت ابدار ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے بالا سے پوچھا تو بالا شاہ نے ایک گہرا سانس لیتے نکاح کو قبول کیا۔ قبول ہے شنایا ملک، میں اس نکاح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری اکڑ اور غرور بہت جلد ختم کر دوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، نکاح گواہ ہے میری دشمنی کا شنایا ملک، میں تمہیں مکمل بدل کر رکھ دوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، جس طرح تمہارے بھائی نے میری بہن کو بے دردی سے مار ڈالا میں بھی شنایا ملک تمہیں مار ڈالوں گا۔ زرلین کو اور اس آخری لمحے کو سوچتے بالا شاہ نے اپنے ذہن میں تصور کرتے قلب سے آنسو بہاتی شنایا ملک کو دیکھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ لوگ کھڑے ہو گئے، جب روتی ہوئی شاسمین بیگم کو ابدار ملک نے دلاسا دیتے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ زاویان شنایا کے سر پر ہاتھ رکھ گیا، جب اسی وقت وہ اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر اپنا سارا غبار آنسوؤں کی صورت میں اس کے گلے لگتی بہانے لگی۔ شنایا کے گلے لگنے کے بعد وہ بالا شاہ کی جانب بڑھا۔
बाला शाह मेरी बहन को अगर खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा कोई रिश्ता भी है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से, इस पर आँच भी नहीं आने दे सकता। जावेद मलिक उसे धमकाता, उसे डराने की कोशिश में था। जब बाला शाह ने तनफ्फुर से उसे देखा, तूने मेरी बहन को मारा, अब मैं तेरी बहन को मार कर हिसाब बराबर करूंगा। बाला शाह फकत सोच कर ही रह गया, क्योंकि इस वक्त वो कुछ बोलकर तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए खामोशी रहा। तो तकरीबन 5 मिनट बाद जब शनाया ने सबसे मिल लिया, तब बाला शाह उसका हाथ पकड़ता उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ता। अपनी BMW का फ्रंट डोर खोलता, शनाया को बिठाते ही खुद दूसरी जानिब आकर फ्रंट सीट संभालता। गाड़ी को जन से भगा ले गया, जबकि उसके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां भी रवाना हुई। आखिर उसे कैसे लाने का ख्याल आ ही गया, जब वो अपने कमरे में जाने की बजाय मुलाजमे के कमरे की जानिब बढ़ा ताकि मुलाजमा की अच्छी खासी खबर ले सके। जावियान मलिक गुस्से के आलम में धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर नोट गिनती मुलाजमा फ़ौरन से उसके अंदर दाखिल होने पर हलचली के आलम में पैसों को कुशन के नीचे करती जल्दी से उठकर खड़ी हुई। मैं इस चीज़ के पैसे देता हूँ तुम्हें। जहरखंदी से उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बोला। चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मालिक आप, मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को। तज़ब्ज़ुब का शिकार होती मुलाजमा उसके चेहरे पर आए बेतहाशा गुस्से को देखते उसका हलक तक कड़वा हुआ। मशाइम खुद आई थी यहाँ? एक आइब्रो उचकाते जाविया ने नज़रें मुलाजमा के चेहरे पर आते जाते रंगों पर ही जमाई रखी। जी मालिक, आप तो जानते ही है यहाँ हर लड़की खुद ही आती है। टूटे फूटे लहजे में बोलती वो अदब से सर झुका गई। जब जावियान एकदम से फंकारा, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, कल से यहाँ मत आना। जावियान का खत मगरूर आवाज़ में बुलंद दहाड़ा तो ये एकदम उसके सामने खड़ी मुलाजमा के होश उड़े और उसकी आंखें पूरी की पूरी फैल गई। मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुलाजमा की आंखों में फ़ौरन से नमी आई जब जावियान ने सर्द नज़र से उसे देखते अपने दोनों हाथ अपने ट्राउज़र की पॉकेट में डाले। मैंने कहा जाओ यहाँ से, और कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जावेद मलिक को सब कुछ बर्दाश्त था सिवाय धोखे के, जो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मालिक जी, मेरी गलती क्या है? मालिक जी, ऐसा मत करें। मालिक जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरी गलती बताएं मालिक जी, मैंने क्या किया है? फ़ौरन से पहले उसके पैर पड़ती मुलाजमा रोने धोने लगी तो जावियन कोफ से अपनी आंखें घुमाता 2 कदम पीछे हुआ। मशाइम यहाँ कैसे आई, सच बताओ। जावियन इस कदर गजबनाक लहजे में बोला कि मुलाजमा ने अपना सर उठाकर नासमझी भरी नज़रों से उसे जावियन को देखा, मगर इतने में ही वो समझ चुकी थी कि यकीनन उस लड़की ने अपना मुंह खोल दिया होगा। सिर्फ मुझे सच सुनना है। मुलाजमा उसके सामने हाथ जोड़ती खड़ी हुई तो जाविया ने चबाते हुए कहा, और मालिक जी, मशाइम मेरी गाड़ी से टकराई थी, उसे कहीं जाना था मगर उसे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। मुलाजमा बोलते ही खामोश हुई। जब जावियान दोबारा से तरकी से चिल्लाया, और तुमने उसकी खूबसूरती देखकर उसे डरा धमका कर मुझे पेश कर दिया। अगली कहानी का जावियान ने खुद अंदाज़ा लगाया तो मुलाजमा ने आंसू बहाने के दौरान अपने सर को खम किया तो जावियान ने वक्त के साथ बढ़ते तैश पर अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से मींचते उसे पूरी कुव्वत से हाथ दीवार पर दे मारा। उसका जुनून और पागलपन देखकर मुलाजमा फ़ौरन से उसके पास आती फरियादी लहजे में माफ़ी मांगने लगी। मालिक जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। उसके सामने हाथ जोड़ती हुई गिड़गिड़ाने लगी। खूबसूरत लड़कियों के उसे ज़्यादा पैसे मिला करते थे और मशाइम को देखते ही वो लालच में आ गई थी। और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुकी हो। नहीं मालिक जी, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बस वो मशाइम मुझे बहुत खूबसूरत लगी तो मैं उसे अपने साथ ले आई। उसके बोलते ही जावियान की आंखों के आगे मशाइम का रोता हुआ बेहद खूबसूरत और मासूम चेहरा आया तो उसने कर्ब से अपनी आंखें मींची और वो वाकई ही इस कदर हसीन थी कि एक ही झलक में हर किसी को अपना दीवाना बना लेती। मालिक जी, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुलाजमा उसकी जानिब बढ़ी। जब जावियान मलिक पीछे की जानिब कदम लेता, मुलाजमा के कमरे का दरवाज़ा लॉक करता अपने कमरे की जानिब रवाना हो गया। आराम से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए आया तो कुछ पल के लिए आराम करने करने लगा, मगर अंदर का मंजर देखकर जावियान के पैरों से ज़मीन निकली और अचानक से कैसल की पूरी छत उस पर आ गिरी। इश्तियालन की सूरत में लंबे लंबे डग लेता वो शोलों की तरह भड़कता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या हुआ, आखिर मशाइम ने ऐसा उसके कमरे का क्या हाल कर दिया है जिसकी वजह से जावियान इतना गुस्सा हो चुका है। और अब आगे वहाँ शनाया मलिक के साथ क्या होगा जब शनाया मलिक से शनाया शाह बन चुकी है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।